नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। अभी राज्य सरकार के द्वारा कल ही एक भर्ती निकाली गई है लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की। अपन उसी के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। वैकेंसी किस तरह की है, उसमें क्या रहेगा, चयन का आधार, लास्ट डेट क्या, फीस क्या, इसके थोड़ी अपन इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं, देखो आगे। लैब टेक्नीशियन ये अपने चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसमें लैब टेक्नीशियन का कोर्स अनिवार्य है। सहायक रेडियोग्राफर है। राज्य सरकार ने इसमें कितनी वैकेंसी जारी की है, इसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जो राज्य सरकार है उसमें लैब टेक्नीशियन के 1119 पद निर्धारित किए गए हैं और जो सहायक रेडियोग्राफर है उसके 1058 पद को निर्धारित किए गए। इसके ऊपर वैकेंसी निकाली है, तो अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इसको अपन टाइमली फॉर्म भर लें, यही अपने लिए अच्छा है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है, स्टार्टिंग डेट यानी ये कब से एग्ज़ाम फॉर्म है जो अपन भर सकते हैं, इसकी एग्ज़ाम डेट जो रखी गई है, स्टार्टिंग डेट वो रखी गई है 18/6 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है वो 2/7/2020 रखी गई है। तो इससे पहले, इससे बीच के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। यो नहीं है कि लास्ट डेट चली जाए और फिर आपको याद आए कि अरे हम पीछे रह गए, फॉर्म नहीं भर सकते। तो इससे पहले आप, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन उसके अंदर पाई जाती है तो इससे पहले आप ज़रूर इसको फॉर्म भर लें। इसके लिए एज क्या रखी गई है दोस्तों, इसके लिए जो एज रखी गई है, मिनिमम जो एज रखी गई है वो 18 साल है। यानी मिनिमम जिसकी 18 साल हो चुकी है और उसने वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी कर ली गई है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो मिनिमम 18 साल है और जो मैक्सिमम है वो राज्य सरकार ने 40 साल रखी है। 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकता है, यानी जिसने भी ये कोर्स किया हुआ। तो इसके लिए फीस क्या रखी गई है, तो दोस्तों इसके लिए जो फीस रखी गई है राज्य सरकार ने, जनरल और ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर में आते हैं उसके लिए जो फीस रखी गई है वो 450 रुपये रखी गई है। और जो ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसके लिए जो फीस रखी गई है वो 350 रुपये है। और जो एससी और एसटी के अंदर आते हैं उसके लिए जो फीस है वो है 250 रुपये रखी गई है फीस। अब ये फॉर्म है जो आप कहाँ पे भर सकते हो, ये एसएसओ आईडी जो है उसके माध्यम से फॉर्म भर सकते हो। ई मित्र जो कियोस्क राज्य सरकार ने जारी किए हैं वहाँ पे जाके आप एसएसओ आईडी के माध्यम से इस फॉर्म को आप भर सकते हो और ऑनलाइन भी आप फॉर्म भर सकते हो। और जो इसका पेमेंट मोड है वो आप इसको ऑनलाइन ही सबमिट करवा सकते हो। अब रही बात इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है, पहले अपन लैब टेक्नीशियन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। लैब टेक्नीशियन के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके अंदर जो रहा, सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए। पहली बात तो 12th पास होना, लेकिन उसके साथ में साइंस से उसको 12th कंप्लीट होनी चाहिए, यानी साइंस। अब साइंस में बायोलॉजी भी हो सकता है और मैथमेटिक्स भी हो सकता है। साइंस, बायो या मैथ्स, इन दोनों में से कोई भी विद्यार्थी जिसके बायोलॉजी की हुई है 12th के साथ में या मैथमेटिक्स में 12th की हुई है, वो इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन ये प्लस इसके साथ में रखा है DMLT। यानी DMLT यानी ये एक कोर्स होता है लैब टेक्नीशियन के लिए। DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इसकी जो फुल फॉर्म रखी गई है वो रखी गई है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये 12th के साथ में डिप्लोमा DMLT का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। ये मिनिमम लगभग 1.5 साल का होता है या 18 महीने का होता है। तो इसको आपको कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एजुकेशन जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसको पूरा कर पाओगे। अब इसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपन इसमें लेते हैं, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेडियोग्राफर में क्या होनी चाहिए, सेम इसमें भी 12th होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम के साथ में होना चाहिए। साइंस में कौन सा होना चाहिए, या तो बायोलॉजी या मैथ्स।
ट्वेल्थ में बायोलॉजी या मैथ्स दोनों में कोई भी हो सकती है, लेकिन इसके साथ में जो इसमें भी एक रेडियोग्राफर का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास में होना चाहिए। ये दोनों अगर क्वालिफिकेशन आपके पास में है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर ये आपके पास में, अगर मान लो सिर्फ ट्वेल्थ है और ये नहीं है, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। ट्वेल्थ के साथ में रेडियोग्राफर का आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस ये सेम ट्वेल्थ के साथ में डीएमएलटी का होना चाहिए, तब आप इसको फॉर्म को भर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। कुल जो वैकेंसी है, कुल जो रिक्तियां हैं, उसका 2% होता है, वो उत्कृष्ट जो खिलाड़ी होते हैं उसके लिए होता है। अब उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ी किन किन को माना गया है? जो भी उत्कृष्ट खिलाड़ी, यानी उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में आप ले सकते हैं ओलंपिक में जिसने भाग किया हो, एशियन में, राष्ट्रमंडल में और विश्व कप में। यानी 2% जो कोटा होता है वो कौन सा? उत्कृष्ट खिलाड़ियों का रखा गया 2%। एशियन, ओलंपिक और वर्ल्ड कप इसमें होना चाहिए। अगर वो आपके पास में उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में है तो उसका 2% आपको, उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। अब इसका चयन का आधार क्या होना चाहिए? यानी जो ये चयन है इसमें एग्जाम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा जो भर्ती निकाली गई उसमें चयन का आधार एग्जाम नहीं रखा गया, लेकिन चयन का आधार क्या रखा गया है वो अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो चयन का आधार है, जो चयन का आधार कैसा होना चाहिए? पहली बात तो जो चयन का आधार है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी है, यानी ट्वेल्थ के साथ में साइंस, यानी ट्वेल्थ प्लस उसके साथ में जो उन्होंने डिप्लोमा जारी किया यानी DMLT, इसका 70% राज्य सरकार ने जारी किया। ट्वेल्थ प्लस DMLT का 70% होना चाहिए। प्लस उसके अलावा आपके पास में, किसी के पास में अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का 30% रखा गया। अब 30% कैसे रखा गया है? अगर 10 नंबर उसमें रखा गया है 1 वर्ष का अनुभव। 1 वर्ष का अनुभव अगर किसी के पास में है तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको 20 नंबर जुड़ेंगे, और अगर 3 वर्ष और उसके ऊपर का अनुभव है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है मैक्सिमम जो नंबर है वो 30 नंबर मिलेंगे, लेकिन यो नहीं आपके पास में 4 साल का अनुभव है, 5 साल का अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। 3 साल का अनुभव या इससे ऊपर कितना भी हो, 4, 5, 10 हो, तो आपको मैक्सिमम 30 नंबर ही मिलेंगे। ये आप अच्छे से नोट कर लेना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30%। तो टोटल हो गया आपका 100%। तो इस तरीके का चयन का आधार होगा। अब रही बात है जो ये एक्सपीरियंस है वो 30% एक्सपीरियंस रखा गया है। उसके अंदर किस किस का रखा गया 30% में? ये एक्सपीरियंस किसको मिलेगा? जो NRHM यानी NRHM में अपनी सेवाएं दी है, और उसके बाद में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अपनी सेवाएं दी गई है। दूसरा, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से उसने अपनी सेवाएं दी है, ठीक है। और उसके बाद में मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष में अपनी सेवाएं दी है, और एड्स कंट्रोल सोसाइटी में अपनी सेवाएं दी गई हैं। अगर इन जो सेवाएं दी गई है तो उसको 10%, 20% और 30%, यानी जो 10 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर हैं वो निर्धारित किया गया। ये अच्छे से आप नोट कर लें। चलते हैं आगे। रही बात है फॉर्म, आप इसकी जो वेबसाइट दे रखी है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पे आप फॉर्म खुद भी भर सकते हैं और बाहर से भी भरवा सकते हैं। हाँ, रही बात, एक अपन थोड़ा सा चर्चा करते हैं। किसी के पास मान लो एक्सपीरियंस है, किसी के पास में एक्सपीरियंस होता है, मान लो कोई भी 4th क्लास लगा हुआ हो, कोई LDC लगा हो, और वो चाहता है कि मैं लैब टेक्नीशियन के तौर पे उसमें चला जाऊं, या
उसके पास में पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो जा सकता है। अगर तो उसके लिए उसको एक एनओसी सर्टिफिकेट अपने विभाग के द्वारा लेना पड़ेगा, यानी उसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने विभाग के द्वारा उसको लेना पड़ेगा। देन उसके बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। अब एक जो फॉर्म वैकेंसी निकाली गई है उसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्म भी साथ में अटैच किया हुआ है। तो अगर आपके पास में अनुभव है तो आपको वो वाला फॉर्म पूरा का पूरा आपको फिलअप करना है, अपने विभाग के द्वारा उस फॉर्म को फिलअप करके देन उसको ऑथराइज करके देन उसको अपलोड करना है। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र भी सरकार ने जारी किया है विज्ञप्ति के साथ में, उसको भी आप अच्छे से देखें, उसको आप पूरा फिलअप करें अपने विभाग के द्वारा और उसके बाद ही उसको अपलोड करें। अब सर, अब काफ़ी बच्चों ने पूछा है कि इसका सर वेतनमान क्या होगा, थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं वेतनमान के ऊपर। वेतनमान, तो दोस्तों वेतनमान कोई चीज़ नहीं होती है। पहली बात होती है सरकारी नौकरी में जाना। उसके लिए आपको सबसे पहले सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में अगर लगता है कि उसमें नहीं जा पाए हैं तो अच्छे से मेहनत करेंगे तो हर एक वो चीज़ अपन हर एक सफलता हासिल कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी होता उग्र जो उगता सूरज है उसको सलाम करते हैं, कभी डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। तो वेतनमान की चिंता न करो, राज्य सरकार ने बहुत अच्छा वेतनमान दे रखा है हर वैकेंसी के लिए, हर एक विज्ञप्ति के लिए। तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो दोनों पोस्टें हैं, दोनों पोस्टों के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। दोनों जो पोस्टें हैं उसमें सरकार ने दोनों पोस्टों के ऊपर 7वें वेतनमान, जो 7वें वेतनमान है उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। उसमें जो 7वें वेतनमान में है, जो लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर है उसको एक लेवल पे ले रखा है। जो उस लेवल को अपन क्या कहेंगे, इसमें लेवल को अपन कहेंगे L8 पे मैट्रिक्स लेवल, L8 पे मैट्रिक्स। 7वें वेतनमान में पहले पे ग्रेड होता था जिसे अपन 3rd ग्रेड कहते थे, 2nd ग्रेड कहते थे, 1st ग्रेड कहते थे इवन। लेकिन अभी 7वें वेतनमान में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने एक लेवल यानी पे मैट्रिक्स लेवल जारी कर दिया है, L1 2 3 4 5 6 7। तो जो इस विज्ञप्ति के तौर पे देखते हैं तो सहायक रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन का जो लेवल है वो L8 पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारित किया गया। अब जो 2 साल का इसके अंदर आपको प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड राज्य सरकार द्वारा सभी राज्य जो राजस्थान सरकार की जो भी विज्ञप्ति निकलती है उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। उस 2 साल प्रोबेशन पीरियड में आपकी सेवाएं किस तरीके से होती है, संतोषजनक पाई जाती है या असंतोषजनक पाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किया जाता है। अगर आपकी सेवाएं असंतोषजनक होती है तो उसी जो प्रोबेशन पीरियड है उसको आगे बढ़ा दिया जाता है, या अगर आपकी सेवाएं संतोषजनक पाई जाती है तो आपका पीरियड 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड है वहीं पे कंप्लीट किया जाता है। और उसके बाद में आपको L8 जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो मिलेगा। उससे पहले 2 साल तक आपको मासिक जो नियत है पारिश्रमिक वही आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये अपने चर्चा की है लैब टेक्नीशियन जो भर्ती अभी फिलहाल जारी की गई है उसी के ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा की है। अगर आपको कोई भी कमेंट के माध्यम से कुछ भी पूछना हो इस वैकेंसी के बारे में तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।